हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। कल आया बहुत ही इंपॉर्टेंट सा अनाउंसमेंट। टीजर तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट एक स्पिरिटेड वीडियो बोल सकते हैं, जिसके अंदर अनाउंसमेंट हुई एक मूवी की, जो कि पहले ग्लोब ट्रॉटर और उससे पहले SSMB 29 बोला जा रहा था, राजा मौली की इस पिक्चर वाराणसी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि मुझे पर्सनल लेवल पे क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगी, गुड बैड अगली बेसिकली, और मुझे बैड क्या लगा और अगली क्या लगा। और ये गुड बैड अगली सिर्फ जुमला है कहने के लिए, अगली वाली चीज नहीं है इसके अंदर। मतलब मैं ये बोलूंगा, अगर मैं इसको ब्रॉडली देखूं तो गुड क्या है और फीडबैक कहाँ पर है, उस जोन के अंदर आज हम यहाँ पर इसको करने वाले हैं। और हो सकता है कि जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें से बहुत सारी बातें ऑलरेडी हमने कल कर ली हों, या फिर और लोगों ने भी आपको बोला हो। और साथ साथ में हम आज एक जंक्शन है इस पूरे टीजर फिलहाल के लिए, एज अ प्लेस होल्डर अगर नाम यूज करें, स्पिरिटेड वीडियो बोलें, तो एक जंक्शन है जहां पर आपको ऐसी फील आती है कि शायद एक हिंट दे दिया राजा मौली ने कि ये जो कनेक्शन है महेश बाबू का, वो कौन से टाइम से रिलेटेड है, क्योंकि आपको आइस एज और ये पता नहीं बहुत पुराना पुरानों के जोन के अंदर लेके जाते हैं। तो पहले मैं चलता हूँ गुड से, फिर चलेंगे बैड के ऊपर, फिर चलेंगे अगले के ऊपर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जिस स्पिरिट से और जिस विजन से और जिस ग्रैंड स्केल के ऊपर ये लिखी गई है, ये काफी ज्यादा शानदार लग रही है। और तन मन धन झोंक देने वाली जो बात होती है ना एक पिक्चर को बनाने के लिए, ये उस जोन में लग रही है कि टेक्नीशियन राइट होना चाहिए, विजन राइट होना चाहिए। और कुछ लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि राजा मौली की एक आदत है कि मैं तेलुगु सिनेमा रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इंडियन सिनेमा नहीं रिप्रेजेंट करता हूँ। जब वर्ल्ड स्टेज होता है तो आप तेलुगु नहीं है और आप बॉलीवुड नहीं है और आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां उनकी गलती है। लेकिन कल उन्होंने एक चीज बोली कि भाई मैं तेलुगु सिनेमा के अंदर बहुत बड़ा एक लार्जर स्क्रीन का टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ। ये तेलुगु सिनेमा की अचीवमेंट है, ये कोई इंडियन सिनेमा की अचीवमेंट नहीं है। ये तेलुगु सिनेमा इंस्पायर करेगा ताकि होल ऑफ इंडियन सिनेमा जो है वो आगे बढ़ पाए। तो मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म अननेसेसरी है। हम बहुत बैलेंस तरीके का व्यू करते हैं, तो ये मेरे को लगता है कि लार्जर तरीके से काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर एक मुद्दा उठाया है कि यार, आप बहुत से लोगों ने पहले भी बोला है कि इंडियन सिनेमा बोला करो, बोलना चाहिए, वही स्पिरिट होनी चाहिए। बट ये जो एलिमेंट है यहाँ पर बोलने वाला जो एलिमेंट है, अगर कोई हिंदी सिनेमा के अंदर भी लेके आता हो, फॉर इंस्टेंस कि हिंदी सिनेमा में पहले हम ऐसे एक्शन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर रोप्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेट्स से कॉन्टेक्स्ट वही होगा। इंडियन सिनेमा शायद मुंह से नहीं निकलता है इतने ऑर्गेनिकली इस जगह के ऊपर, लेकिन वेन यू आर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, वहां पर आप बटे हुए नहीं हो, वहां आप एक हो। तो यहाँ पर चल जाता है, क्योंकि आपने वैसे भी ट्रेलर जो है वो तेलुगु के अंदर ही किया है, स्मार्टनेस दिखाई आपने, ये जो टीजर ट्रेलर दिखाया, विजन स्टोरी दिखाई, जो भी उसको आप बोलो, उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, तो विजुअल्स ज़्यादा थे, ना कोई बैकग्राउंड नरेशन थी, सिर्फ म्यूजिक था और एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के ऊपर ट्रांजिशन हो रहा था। लेकिन जो पूरा इवेंट था वो तेलुगु इवेंट था, तो उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट लोग खुश हो रहे थे, तो आपको दूसरे ह्यूमन से देख के खुशी हो ही जाती है। अब सेकंड जो चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी वो थी स्टोरी, जो मुझे लगता है कि जो इनके फादर साहब ने और इन्होंने मिलकर लिखी है, और उनका विजन ये है कि भाई कुछ एग्जॉस्टिव चीज़ हम बनाते हैं जो युगों की कहानी होगी, और इससे बहुत सारी थ्योरीज निकल के आती हैं। तो इनके फादर साहब और SS राजामौली ने ये जो काम किया बहुत अच्छा किया। हालांकि जो एक स्टेटमेंट इन पैरेलल आती है मैं वो बैड में डालना चाहता हूँ, बट यहाँ पर ही हम डाल सकते हैं कि ये बोलना कि कुछ फिल्म्स होती हैं जो आप बनाते हो और कुछ फिल्म होती है जहाँ पर गॉड का आशीर्वाद आ जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि ये एक साइड तो राजामौली साहब ये बोलते हैं कि मैं गॉड को ज्यादा नहीं मानता, फिर वो बोलते हैं मैं गॉड को मानता हूँ, मैं सनातनी हो गया हूँ अचानक से। फिर उनका एक स्टेटमेंट आता है जो आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि जी मैं तो श्री कृष्ण में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो वो महाभारत नहीं बनाते लेकिन रामायण के ऊपर स्थित करी हुई एक मूवी बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनको जो स्टोरी अच्छी लग रही है वो बना रहे हैं। सो एज अ फिल्म मेकर ही इज नॉट रॉन्ग, बट ये सिर्फ स्टैंप लगा देना कि वही सनातनी और बाकी लोग सनातनी नहीं, और इतनी सारी बातें सनातनी ये और वो सारी चीजें लेयर करने की जरूरत नहीं होती। आई थिंक एक रिलीजन है, एक जो जिससे सब कुछ सबसेट हो रहा है, हिंदुइज्म है, उतने तक ही रखो। इतनी सारी बातें निकाल के तो पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आता है इतनी सारी शब्दावली काम का होगी। तीसरे नंबर पे अगर हम चलें, जो एनिमेशन है वो सबको ही अच्छी लग रही है स्टार्टिंग की, उसके अंदर विजुअली भी वो काफी अच्छा लगता है। क्योंकि कल जब देखा था तो लाइव स्ट्रीम हो रहा था और लाइव स्ट्रीम के अंदर जो स्क्रीन दिख रहा था छोटा दिख रहा था,
4K के अंदर ये आ चुका है, तो 4 के अंदर बड़े टीवी के अंदर पूरा स्पीकर वीकर ऑन करके जब आप देखते हो, तो आपको दो चीजें होती है कि आपके विजुअल और जो बीजीएम है, जब तक ये स्टार्टिंग के पोर्शंस हैं, बीजीएम और विजुअल्स दोनों आपको बहुत एक्साइटिंग लगते हैं। और एक चीज शायद बहुत जगहों पे बहुत से लोगों ने अननोटिस करी होगी, आप देखना दोबारा से, जो भी इन्होंने आइस एज दिखाया, पुराना टाइम दिखाया, रामायण का टाइम, श्री राम का टाइम दिखाया, उसके अंदर वो छोटे छोटे से भी मिनिएचर टाइप के लोग हैं जो इधर उधर से गुजर रहे हैं, भाग रहे हैं। उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? अगेन जैसे मैंने बोला कि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं, इसके अंदर कुछ हिडन मीनिंग है, जो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है, जो किसी भी मूवी के लिए अच्छा होता है। इस मूवी को भी ये हेल्प करेगा। दो सीन इसके अंदर बहुत ज्यादा शानदार लगे मुझे, जिसके अंदर चिन्नमस्ता जो गॉडेस दिखाई है यहाँ पर हमारी पौराणिक, और उनका सर जो है उन्होंने खुद ही पकड़ा हुआ है, खून निकल रहा है, और वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उसके अंदर भी छोटे छोटे लोग ऐसे भाग रहे हैं आसपास। तो एक मॉडर्न टाइम भी दिखाया गया हुआ है कि शायद कोई लोग हैं उसके एक डिस्कवरी के अंदर भाग रहे हैं। तो ये एक एडवेंचर स्टोरी होने वाली है, ये उसका लिंकेज यहाँ से बैठता है। और एक सीन है जिसके अंदर हनुमान जी है, उनकी टेल से एक रथ है, और वो रथ से कोई तो जा रहा है, और कोई तो क्या ही होगा, वो फिर श्री राम ही होंगे, क्योंकि उन्हीं की वो सारी स्टोरी होती है। और फिर एक लंबा सा एक कुदुम सा आता है, जिसके ऊपर वो खड़े होके श्री राम तीर चलाते हैं। और किसके ऊपर चलाते हैं? एक आदमी है जिसने बहुत बड़ा स्टोन सा लिफ्ट किया हुआ है। अब ये आदमी कौन हो सकता है, मैं आगे बताता हूँ, और ये स्टोरी कैसे आज के टाइम से लिंक होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और जो रामचंद्र जी धनुष चलाते हैं, उसके बाद स्क्रीन जो होता है एकदम ब्लू हो जाता है, और नए टाइम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आप नंदी बैल के ऊपर महेश बाबू को पिटा हुआ देखते हो। जो इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको वाराणसी के घाट के ऊपर दिखती है। और फिर इमीडिएटली आप देखते हो कि नामकरण जो दिए गए हैं तीन कैरेक्टर्स को, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग हो जाता है। जैसे कुंभ का जो कैरेक्टर है, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था हाथ वाथ करके, जो चल नहीं सकता लेकिन दिमाग से तेज है और काफी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ये जो तीर चला शायद कुंभकर्ण को मारने के लिए, उसी से ही कुछ हुआ है। और वो लिंक बना सीधा वाराणसी के घाट के ऊपर। और वहां कुंभ का कैरेक्टर भी यहाँ पर आपको दिखता है, उसको कुंभकर्ण नहीं बोला गया है, कुंभ बोला गया पृथ्वीराज सुकुमारन को। ऐसे करके इसका रामायण से लिंक बनाया गया 7200 ईयर्स पहले। ऐसे ही मंदाकिनी जो है वो एक अंश कह सकते हो आप शिव का। तो वो जो रूप है मंदाकिनी का, जो प्रियंका चोपड़ा कर रही हैं, वो एक सहायक बोल सकते हैं, एक कंपेनियन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब एक सहायक इज द राइट वर्ड, कि जो अपने मिशन के अंदर उनको हेल्प करेगा। और वो कौन होगा? वो होगा रुद्रा। रुद्रा यानी कि महेश, और दोनों नाम इंटरचेंजली भी यूज होते हैं। और इनको आशीर्वाद मिला है नंदी बैल से, हम रेफरेंस लगा सकते हैं, पुराणों के हिसाब से लगा सकते हैं, डायरेक्ट शिव जी से। लेकिन अब ये शिव पुराण और रामायण कैसे मिक्स हो रही है, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो भी अंश हैं शिव का। तो ये जो जिस तरीके से इसको इंटरमिंगल करके समझाने की कोशिश है, वो थोड़ा सा आपके लिए इंट्रीगनेस क्रिएट करती है। अब जो चीजें नहीं अच्छी लगी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये स्टोरी तो हमें समझ में आ गया, कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है रामायण से फॉर श्योर। तो बैड जो मुझे लगा, गुड बैड अगली, जो एक ऐसे नॉमेनक्लेचर की तरह यूज होता है, तो बैड में मैं यही बोलूंगा कि जो वीएफएक्स जहां पर इतना इंप्रेस करते हैं, जब तक ये थोड़ा एनिमेशन जोन के अंदर रहता है तब तक अच्छे आते हैं। जैसे ही नंदी बैल वाला सीन आता है, चाहे वो बड़ा स्क्रीन ही था, लेकिन वहां पर वो वीएफएक्स, ये स्लो मोशन, उड़ती हुई धूल मिट्टी, लगता है कि इसके अंदर अल्ट्रा क्लैरिटी तो डालने की कोशिश करी गई है, लेकिन ये रियल नहीं लगता, ये वीएफएक्स ही लगता है। और ये लगता है कि शायद एआई से क्रिएट कर दिया होगा, क्योंकि आज भी आजकल एआई भी काफी रियलिस्टिक जोन के अंदर जाने लग गए हैं। तो ये शॉट तो नहीं लगता है, ये वीएफएक्स जोन के अंदर ही लगता है। ये इसकी थोड़ी सी कमी है। और इस जंक्शन के अंदर कुछ एक म्यूजिक के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो मैंने अगली के अंदर रखा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर मैं ये देखूं कि बैड मतलब न्यूट्रल हो गया, बैड बैड नहीं है, न्यूट्रल है ये। न्यूट्रल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि भाई महाभारत से रिलेटेड भी एक ऐसी स्टोरी थी जो वर्ल्ड स्टेज के लिए रखी गई थी, कल की, और वो कल की बाहर बहुत ज्यादा नहीं चल पाई थी, क्योंकि जो मजा है स्टोरी को समझने के लिए, वो तब है जब आपको महाभारत समझ में आती हो। अब इसको भी तभी मजा आएगा समझने में जब आपको रामायण समझ में आती हो, हमें देवी देवता का इन्फ्लुएंस जो है वो हमें समझ में आता हो। बट अनफॉर्चुनेटली फिरंगियों को ये सब बातें पता नहीं होंगी। तो अगर आप ग्लोब ट्रॉटर करके ग्लोब को फतेह करने के लिए निकले हैं, बिकॉज ये ग्लोबल पिक्चर है सोटो से, तो ये ग्लोबल पिक्चर शायद बाहर वालों को इतनी ज्यादा समझ में ना आए, अनलेस एंड अनटिल राजा मौली ने इसकी नरेशन बिल्कुल ही सिंपल रखी,
हीरो विलन जोन में रखी तो समझ में आ जाएगी, उसके अंदर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी कि वो नरेशन क्या आती है, बट ये एक जो न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन जिसको गुड बैड अगली की नॉमेनक्लेचर में हम बैड बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, हो सकता है उन्होंने ध्यान रखा ही हो। अगर अगली की बात मैं करूं तो अगली जो चीजें मुझे लगी वो ये था कि एक तो महेश बाबू के एक्सप्रेशन ही नहीं है इस तरीके की मूवी के अंदर। जो पर्पस ड्रिवन आदमी होता है उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए एक्टिंग की, वो दूसरे बंदे के अंदर भी शक्ति डाल दे कि मैं कर गुजरूंगा। सिंपल सा एग्जांपल, बहुत वाहियात एग्जांपल, कि अगर मैं धूम देखने जा रहा हूँ तो वो मुझे एक एंग्री जॉन इब्राहिम को देख के भी बाइक चलाने का शौक चढ़ जाए और वो धूम मचाले का जो गाना है हर ब्रेक मारते ही चूं 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 करके बजना चाहिए, ठीक है। तो वो जो फीलिंग है कि मैं किसी मिशन के ऊपर हूँ, वो फीलिंग सॉरी नहीं आती है। ये फीलिंग एक्चुअली में पोस्टर देख के भी किसी के अंदर भी नहीं आती है। तो वहाँ दोनों जगह पे ये फेल हुआ, क्योंकि हम पोस्टर का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो का कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक काफी बड़ा लैप्स है कि पहला शो केस इन टर्म्स ऑफ मोशन पिक्चर अगर आप कोई देखते हो और महेश बाबू को देखते हो विदाउट सपोजिटली एनिमेशंस, तो ये फीलिंग ना डिपिक्ट कर पाना एक डाउन साइड है। एंड का जो बुल का सीन है, जैसे मैंने बताया कि वीएफएक्स उसके थोड़े से खराब ही हैं, वो अच्छे नहीं है। और ओवर रिलायंस ऑफ गॉड एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही कि बहुत ज्यादा रिलायंस है साउथ के पिक्चरों का गॉड के ऊपर। अब कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि आप सनातनी बिहेवियर को आगे नहीं जाने दे रहे, आप हिंदुइज्म को आगे नहीं जाने दे रहे। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि भाई सारे दुनिया ही जो है वो वर्ल्ड वाइड सारे क्रिश्चियन मुसलमान सब हिंदू हो जाए, मतलब बड़ा ही मजा आ जाएगा ऐसे अगर मैं सोचना शुरू कर दूं। वो बात है ही नहीं। बात ये है कि जिस एलिमेंट से एक रेगुलराइज होती चली जा रही है चीज के हर पिक्चर में भगवान, हर पिक्चर में भगवान, नॉर्मल बात भी कर सकते हो। और एक होता है कल्कि टाइप बिहेवियर जिसमें छोटी रेफरेंस लेके आज की ही बात हो रही है, बहुत छोटा एलिमेंट है। एक होता है कि कंप्लीट रिलायंस ऑन ऑन भगवान, वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप फिर जनता को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। क्योंकि वो आपसे कोई दो क्वेश्चन पूछ लेगी तो आप भगवान के पीछे छुप रहे हो, क्योंकि भगवान दिखा दोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और आजकल वीएफएक्स जो है वो इतने ओवर्टली यूज होने लग गए हैं कि आप बिल्कुल ऐसे जोन में चले जाते हो कि शायद आप सेलेस्टियल कुछ बिहेवियर देख रहे हो। मतलब सेलेस्टियल बिहेवियर होता है ना, मतलब एक जादुई नगरी होता है जब अगर भगवान गॉड्स लड़ रहे हैं एक दूसरे में, तो एक अलग तरीके का बैकग्राउंड होगा, गरज रही होंगी चीजें और आभूषण और ये सब चीजें, चमकती हुई तलवारें, ये सब चीजें। अगर आपको विजुअली ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा तो आप तो ऐसे ही खड़े हो जाओगे साक्षात भगवान आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है कि ये ओवर रिलायंस है गॉड के ऊपर। मैं चाहूंगा कि ऐसी पिक्चर भी बने जिसमें गॉड का रिलायंस कम हो, रेफरेंस पॉइंट हो, स्टोरी आज की हो, विच इज फाइन। अ लॉट ऑफ कॉपीड सीन अगेन, जैसे कि बाहुबली के अंदर भी इन्होंने एक टेक्निक लगाई थी कि अगर मैं एक पिक्चर से कॉपी करूंगा तो लोग पकड़ लेंगे, मैं बहुत सारी पिक्चरों से बहुत सारा कॉपी कर लेता हूँ। तो इन्होंने वही टेक्निक अब इसके अंदर भी लगानी शुरू करी है। तो पवन कल्याण जो साहब है उन्होंने जो एक सीन किया था वहां से इन्होंने बैल वाला सीन जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके दिखा दिया। छोटी मोटी इम्प्रोवाइजेशन तो ये कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारे जो सीन होते हैं वो इनके कॉपीड ही होते हैं, काफी जगहों से इंस्पायर्ड होते हैं। पिक्चर में मजा आएगा तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बात ये वाली होती है कि कॉपीड है, ऐसा नहीं है कि सब ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन ये सारी पिक्चर का जो तामझाम बनाया गया वो पूरा ओरिजिनल है और उसका क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है। एंड आते आते जो म्यूजिक भी आता है वो भी काफी ज्यादा आपको अखंडा की याद दिलाता है। वो इस म्यूजिक का जो फ्लेवर स्टार्टिंग में चला था उस फ्लेवर से अलग हटके है। अच्छा दोनों है, अच्छे या बुरे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये अगली में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये भी कॉपीड के जोन के अंदर लगता है। आप दोबारा सुनना अखंडा के सारे गाने सुने और ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना आपको बहुत हद तक उसके जोन के अंदर आपको लेके जाता है। अब ये जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें भी अगर आप देखिए तो पहली इमेज जो है लायन किंग, जो इनको लायन किंग से वैसे भी काफी मोहब्बत है तो ये काफी कुछ चोरी करते रहते हैं सिम्बा वगैरह और उससे भी। सेकेंड इमेज जो है वो एक्वामैन से है। थर्ड इमेज जो है वर्ल्ड वॉर जी से है, ब्रैड पिट वाली पिक्चर जो है। और जो सबसे बॉटम वाली अब जो पिक्चर देख रहे हैं वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से है। तो ये सारा सारा कहीं ना कहीं से छोटे 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 से उठाया हुआ है ये जो फ्रेम्स हैं। तो ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, बट अलग अलग जगह से उठाया तो ये स्मार्टनेस है कि वो पकड़ पाए, मुश्किल है। लेकिन आजकल की जो इंटरनेट की जनता है वो बहुत स्मार्ट है, तो उन्होंने तो फटाक से पकड़ लिया, ठीक है। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये जो पर्पस था उनका कि कॉन्वर्सेशन इग्नाइट हो, और ये जो पर्पस था कि कुछ अलग मैं ऑफर कर रहा हूँ, वो है। डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ यही होती है कि इन तरीके के डायरेक्टर से मेरी उम्मीद एटलीस्ट ये होती है कि कुछ जेन्युइनली कुछ मेस्मराइजिंग सा करो, गॉड भी लेके आओ, हिंदुइज्म भी लेके आओ, रेफरेंस पॉइंट लेके आओ, लेकिन
ये जो आप ओवरटली डिपेंडेंट हो जाते हो भगवान को हर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, ये थोड़ा-सा ना करो, क्योंकि ये अल्टीमेटली लोग जैसे कंज़्यूम करते हैं ना, वो सुपरस्टिशन के अंदर चला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा गौर करेंगे तो अच्छा है। बाकी क्रिएटिविटी को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि क्रिएटिविटी तो तेलुगु सिनेमा की मेरे ख्याल से सारी सिनेमा में से सबसे ज़्यादा हाई उन्हीं की है। सबसे अच्छा स्क्रीन प्ले मलयालम सिनेमा का है, सबसे अच्छी कॉमेडी पंजाबी सिनेमा की है। अगर हम सबसे ज़्यादा स्लो थ्रिलर की अगर हम बात करें, जो इंट्रीगिंगनेस होती है, वो मेरे ख्याल से बंगाली कुछ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आप देखें तो। हर और जो ये एक नया गॉडली लालो पिक्चर आई है अगर गुजराती, तो वो बहुत अच्छी आई है। हिंदी सिनेमा के अंदर लव स्टोरीज और ये सब चीज़ें अच्छी बनती हैं। मसाला पिक्चरें जब ये बनाते हैं ढंग से तो वो अच्छी बनती हैं। तो मिला जुला अगर हम देखें तो बढ़िया समा बन जाता है, मज़ा आता है उसको देखते हुए। ठीक है, अच्छी पिक्चर है, बट जो लग रहा है कि सही जोन के अंदर जाएगी, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। लोग दो ओपिनियन देते हैं, या तो बहुत बुरा या फिर वो देते हैं बहुत ही अच्छा। वो एक बैलेंस्ड ओपिनियन कहीं मिलता नहीं, तो कोशिश यही होती है अपने वीडियोस में कि इसको बैलेंस तरीके से प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा बुरा क्या है, क्या अच्छी चीज़ उन्होंने करी, ब्रिलियंट थॉट प्रोसेस, फ्यू कॉपीड सीन है, सब बैलेंस करके आपको बताया जाए। अच्छा लगे तो वीडियो एक थम्स अप जरूर बताएं।